बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से आज लेक्चर नंबर 13 का आगाज कर रहे हैं और इस 13th लेक्चर के अंदर एंजाइम का जो सेकंड हाफ है उसको इंशाल्लाह हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको एंजाइम के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, उसमें एंजाइम की करैक्टरिस्टिक्स, उसकी केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर और फिर एक्टिवेशन एनर्जी के साथ उसका रिलेशन और मोड ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है एंजाइम के हवाले से मज़ीद कुछ टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल है। उसमें हम आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं उनमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन को डिस्कस किया जाएगा। इसमें एंजाइम कंसर्नेशन का इफेक्ट, सबस्ट्रेट कंसर्नेशन का इफेक्ट और फिर इसी तरह टेम्परेचर और पीएच किस तरह इफेक्ट करता है रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कोई जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। तो हम इन फैक्टर्स को स्टडी करने से पहले ये रेट ऑफ रिएक्शन को एनालाइज करना, इसको मेजर करना, ये भी सीखेंगे। और इसके साथ साथ एंजाइम इनहिबिशन एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन की ये जो फर्दर टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इनके मुतालिक भी बात होगी। अच्छा, तो ये हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन के मुतालिक। कोई भी एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, उसका रेट कैसे मेजर किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट आप जो दूसरे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इसको दो तरह से डिटरमिन किया जा सकता है। एक तरीका ये होगा कि आप जो सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन के अंदर, उसका अमाउंट आप मेजर करें। चूँकि सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा होता है रिएक्शन के अंदर, तो असूल ये है कि जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट कंज्यूम होगा एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन अज्यूम किया जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस तरह से आप रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होगा, आप उसको मेजर करके एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर कितनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के ये दो तरीके होते हैं। याद रखो, इन दोनों में से किसी एक मेथड को आप यूज करते हैं। ऐसा ना हो कि आप इन दोनों मेथड्स का जो सम है उसको रेट ऑफ रिएक्शन शो करें, वो गलत हो जाएगा। ना ही इन दोनों की वैल्यू की प्रोडक्ट जो होगी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, बल्कि दोनों में से कोई भी एक मेजर रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब है कि वो एक माइक्रो सेकेंड हो सकता है, या एक मिली सेकेंड हो सकता है, या फिर एक सेकेंड हो सकता है, या फिर एक मिनट हो सकता है। इस तरह से कोई भी टाइम का यूनिट हो सकता है। अच्छा, फैक्टर्स को जब हम स्टडी कर रहे होते हैं तो किस तरह से स्टडी करते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं और आपको आइडिया होगा कि ये जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी किस तरह से होती है। यहाँ पर कैटालेज एंजाइम की एक्टिविटी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हम। कैटालेज, इसका कल भी जिक्र हो रहा था, ये एंजाइम H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसको ब्रोकन डाउन करता है इनटू O2 एंड H2O। लिहाजा अगर हमने कैटालेज की एक्टिविटी को मेजर करना हो, कैटालेज एंजाइम जो इस रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कैटालेज एंजाइम मेजर करना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक यूनिट टाइम के अंदर ब्रोकन डाउन हो रहा है, इसको मेजर कर लें कि भाई एक सेकंड में इतना हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रोकन डाउन हो गया और एक सेकंड में इतना हो गया, तो उससे अंदाजा हो जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। या फिर दूसरा तरीका क्या होगा कि आप अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मेजर करें। अब यहां पर दो प्रोडक्ट्स आपको नजर आ रही हैं, एक O2 और दूसरा H2O।
तो इसमें क्या दोनों का अमाउंट मेजर करके सम करेंगे हम उसको? ऐसा नहीं है। याद रखो, अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट एक से ज़्यादा हो या इवन इसी तरह से सबस्ट्रेट एक से ज़्यादा टाइप के हों, तो उसमें हमने किसी एक को पैरामीटर बनाना है, किसी एक को हमने यूज़ करना है अपने मेजरमेंट के अंदर। जैसे यहाँ पर हम या तो अगर प्रोडक्ट का अमाउंट मेजर करें तो या फिर हम ऑक्सीजन को मेजर करेंगे या फिर वाटर को मेजर करेंगे, ठीक है, दोनों में से किसी एक को मेजर करेंगे। अब देखो तरीका क्या है इस सेटअप के अंदर, ज़रा गौर फरमाइए। इसमें आपको दिखाया हुआ है कि ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके ऊपर कॉर्क लगाया हुआ है और कॉर्क में एक अदद ग्लास की ट्यूब इंसर्ट की हुई है और ट्यूब के अंदर हमने कॉर्क लगाने से पहले यहाँ पर सेलेरी एक्सट्रैक्ट डाल दिया है। सेलेरी ये प्लांट की एक किस्म है, आप इसकी जगह पर पोटैटो एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और पोटैटो एक्सट्रैक्ट असल में ये पोटैटो एक्सट्रैक्ट या फिर ये जो सेलेरी एक्सट्रैक्ट है ये एज अ सोर्स ऑफ कैटालेज एंजाइम है। सेलेरी एक्सट्रैक्ट के अंदर भी कैटालेज वाफिर मकदार में मौजूद होता है और जो पोटैटो का एक्सट्रैक्ट है उसके अंदर भी कैटालेज एंजाइम वाफिर मकदार में मौजूद होता है। सही है, तो हमने ये सेलेरी एक्सट्रैक्ट को एज अ सोर्स ऑफ कैटालेज यहाँ पे ऐड किया और साथ इसके हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक मेजर्ड क्वांटिटी इसके अंदर डाल दी है। तो यूँ हमारे पास यह सबस्ट्रेट और एंजाइम इस ट्यूब के अंदर आ गया और इस ट्यूब को कॉर्क लगा के बंद कर दिया और उस कॉर्क के अंदर एक और बारीक सी कैपिलरी ट्यूब इंसर्ट कर दी है और इस कैपिलरी ट्यूब को यूँ बेंड करके यहाँ पर हमने एक दूसरे बीकर के अंदर पानी से गुजार कर हमने ये एक सिलेंडर के अंदर इसको पुट कर दिया है। और आप ये सिलेंडर देख रहे हैं, ये पानी से भरा हुआ है सिलेंडर, ठीक है, कुछ हिस्सा इसका खाली है, बाकी वाटर जो बीकर में था वो वाटर ऊपर तक मौजूद है। जबकि हमने ये ट्यूब, इस वाली ट्यूब को, ये वाटर बाथ इसको कहते हैं, वाटर बाथ, इसके अंदर इसको रखा हुआ है। वाटर बाथ का पर्पस क्या होता है कि कोई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए, यानी कैटालेज एंजाइम के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे इस वाटर बाथ में, इसके थर्मोस्टेट के जरिए वो टेम्परेचर हम सेट कर देंगे ताकि वो पर्टिकुलर टेम्परेचर इसको मिल सके और इसकी एक्टिविटी मुतासिर ना हो। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और चीज़ का ख्याल नहीं रखा हुआ, यहाँ पर हम सूटेबल पीएच भी मेंटेन करेंगे। कैटालिस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड पीएच होगी वो भी इस मीडियम के अंदर मेंटेन की होगी, यानी अब पीएच भी यहाँ पर मेंटेन्ड है, यहाँ पर टेम्परेचर भी मेंटेन्ड है, सही है। और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि सबस्ट्रेट है वो भी मेजर क्वांटिटी में डाल दिया और ये जो सेलेरी एक्सट्रैक्ट है ये भी मेजर क्वांटिटी में डाल दिया। रिएक्शन परफॉर्म होगा और रिएक्शन परफॉर्म होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन बनेगी और वाटर। तो वाटर जो बनेगा वो तो इधर मीडियम के अंदर ही रहेगा, लेकिन जो ऑक्सीजन बनेगी वो कहाँ जाएगी भाई? वो ऑक्सीजन जो कि वोलेटाइल है वो उड़ना शुरू हो जाएगी, तो वो ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर उसके जो बुखारात हैं उसके वेपर्स वो यहाँ से निकल कर इस कैपिलरी ट्यूब से गुजर कर वो ऑक्सीजन यहाँ से इधर जाके रिलीज होगी। अब यहाँ पर वो जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं रहेगी, बल्कि ऑक्सीजन के ये जो वेपर्स थे ये इस तरह पानी से यूँ गुजरते हुए, इसके बबल्स यूँ गुजरते हुए ये यहाँ पर आकर रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे जो इस सिलेंडर के अंदर खाली एरिया है। अच्छा, ये एरिया पहले तो खाली था ना, लेकिन अब जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड होगा तो ऐसे सूरत में यहाँ पर ऑक्सीजन इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे ये ऑक्सीजन इकट्ठी होती जाएगी तो आप ज़रा इमेजिन करें कि ये खाली एरिया जब यहाँ पर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करेगी तो ये जो लेवल है वाटर का ये डाउन होना शुरू हो जाएगा या अप होना शुरू हो जाएगा? आप क्या समझते हैं भाई? इस खाली एरिया में जब ऑक्सीजन, जी, तो जब इधर ऑक्सीजन एक्यूमुलेट करेगी तो ऐसी सूरत में ये लेवल ऑफ वाटर ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से नीचे आना शुरू हो जाएगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ हम फिर इसकी रीडिंग नोट करेंगे, क्योंकि ये जो सिलेंडर था ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर है, यानी इसके ऊपर इस तरह मार्किंग बनी हुई है, तो हम यहाँ पर इसका जो लेवल है लेवल उसके ज़रिए हम यहाँ पर रीडिंग नोट करेंगे। हम देखेंगे कि भाई सपोज करो 9 बजे हमने ये स्टार्ट किया है एक्सपेरिमेंट और 9 बजे ये इसका लेवल था, तो 1 घंटे के बाद हमने देखा 10 बजे इसका लेवल कितना है, तो पता चला कि 10 बजे इसका लेवल यहाँ पर पहुँच गया है। तो यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर मिलीलीटर्स के अंदर मार्किंग हुई है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई 1 घंटे में इतना मिलीलीटर इसका जो लेवल था वो वाटर का नीचे की तरफ आया ऑक्सीजन के प्रेशर की वजह से, तो जितना ये वाटर का लेवल नीचे आया उतने मिलीलीटर ये ऑक्सीजन यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। तो इस तरह से हम यूँ रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर पाएंगे। आपको ये समझ में आया कि रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कैसे हो रहा है?
अच्छा, अब हमने जब फैक्टर्स की स्टडी करनी है, ये तो हमने मेजरमेंट बताई है। अब सपोज करो हमने स्टडी करना है मिसाल के तौर पर एंजाइम की कंसंट्रेशन। अगर हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन मेजर करनी है तो हमने पीएच को यहाँ पर ऑप्टिमम रखना है, हमने टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखना है, और हमने यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है ये भी ज़्यादा रखनी है। और जबकि जो कैटालेज जो कि एक एंजाइम है, सेलरी एक्सट्रैक्ट हम कैटालेज के सोर्स के तौर पर डाल रहे हैं, ये हम थोड़ी सी क्वांटिटी डालेंगे पहले और देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है। फिर हम उसके बाद सेकंड एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे, उसमें कैटालेज की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, फिर देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में कैटालेज की क्वांटिटी और थोड़ी ज़्यादा करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता है। यूँ हम 1 बाय 1 रीडिंग्स लेते जाएंगे और फिर उन रीडिंग्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ की फॉर्म में और उसको एनालाइज करेंगे। इस तरह से हमें एंजाइम की कंसंट्रेशन का इफेक्ट मिलेगा। अगर हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना है तो हमने एंजाइम की क्वांटिटी कांस्टेंट कर देनी है, ज़्यादा रखनी है, और सबस्ट्रेट कम रखना है पहले अटेम्प्ट में, फिर अगली अटेम्प्ट में थोड़ा सा सबस्ट्रेट ज़्यादा करना है, फिर उससे अगली अटेम्प्ट में थोड़ा सा और करना है, और हर दफ़ा हम रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करते जाएंगे। यूँ सबस्ट्रेट का इफेक्ट स्टडी हो जाएगा। और अगर आपने टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करना है तो अब आप एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों को कांस्टेंट रख दें, पीएच कांस्टेंट रखें, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करते जाएं। पहली अटेम्प्ट में आप लो टेम्परेचर पर रिएक्शन प्रोसीड करें, देखें क्या रीडिंग्स आती हैं, फिर थोड़ा सा हायर टेम्परेचर, फिर थोड़ा सा हायर टेम्परेचर, यूं करते करते आप डिफरेंट टेम्परेचर के इफेक्ट्स को देख सकते हैं। और फिर इसी तरह से आप पीएच चेंज कर करके पीएच का इफेक्ट भी मुलाहिजा कर सकते हैं कैटालेज एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर। और आपने यकीनन ये अपनी लैब के अंदर प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे। अगरचे इस दफ़ा ये फेडरल बोर्ड ने फर्स्ट ईयर का जो पोर्शन था वो एक्सक्लूड कर दिया, सिर्फ सेकेंड ईयर से प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन बाकी बोर्ड्स ने भी शायद इसी तरह से किया है। लेकिन वैसे ये फर्स्ट ईयर वाले कोर्स में ये प्रैक्टिकल मौजूद है और लैब्स के अंदर आप लोग ये परफॉर्म भी करते हैं। अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इन फैक्टर्स को जब स्टडी किया गया तो इससे पता क्या चला हमें। लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पर आपको ये ग्राफ दिखाया। ये ग्राफ किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि हमने जब ये ऑक्सीजन को कलेक्ट करना शुरू किया तो हमने रीडिंग्स ली मुख्तलिफ टाइम के ऊपर। 30 सेकंड पर हमने एक रीडिंग ली, हमें पता चला इतना ऑक्सीजन एक्यूमुलेट हुआ। 60 सेकंड के ऊपर हमने सेकंड रीडिंग ली, 90 सेकंड के ऊपर थर्ड रीडिंग ली, और फिर इसी तरह से 120 सेकंड के ऊपर। आप देख रहे हैं हम कितने वक्फे से ये रीडिंग्स ले रहे हैं। वो जो अभी मैंने बताया ना कि हम वो ऑक्सीजन का अमाउंट मेजर करते जाएंगे, तो पहली रीडिंग, दूसरी रीडिंग, तीसरी रीडिंग, तो कितने वक्फे से हम ये रीडिंग ले रहे हैं, 30 सेकंड। तो इसको कहते हैं इंटरवल, वक्फा, उर्दू में वक्फा कहेंगे, इंटरवल, रीडिंग इंटरवल, ठीक है। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है उसमें एक रीडिंग के बाद जो दूसरी रीडिंग है उसके दरमियान हमने एक कांस्टेंट ड्यूरेशन रखना होता है। ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेरिमेंट सेट किया और जाके कहीं चाय पीने लग गए और याद है ओह रीडिंग लेनी थी और वापस आए और फिर एक रीडिंग ले ली, फिर खाना खाने चले गए, फिर 2-3 घंटे गुजर गए। फिर नो, एक्सपेरिमेंट में आपने यूँ स्पेसिफिक टाइम्स के बाद ये रीडिंग्स नोट डाउन करनी होती। तो ये आपने पहली, सेकेंड, थर्ड यूँ रीडिंग लेते गए। तो आपने यहाँ पे जब रीडिंग्स लेने के बाद ये ग्राफ प्लॉट किया तो आपने ये रियलाइज़ किया कि जो फर्स्ट 30 सेकंड थे वहाँ पर ये जो कर्व है बहुत ज़्यादा ये स्टीप है। स्टीप का मतलब समझते हैं, यानी बहुत ज़्यादा यूँ इस तरह ढलवान पर है। देखो ये इस जगह पर आप इसकी ढलवान देखें, स्टीपनेस आपको कम नज़र आ रही है और ग्रेजुअली इसकी जो स्टीपनेस है वो बढ़ती है, और ये इस वाले पॉइंट पर ये स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है। या इसको रिवर्स ऑर्डर में देखें कि यहाँ पर शुरू में स्टीपनेस बहुत ज़्यादा है और ग्रेजुअली इसकी स्टीपनेस इस कर्व की कम होती चली जा रही है, और यूँ। यानी इससे हमें क्या पता चला कि देखो जो फर्स्ट 30 सेकंड था उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो तकरीबन, सपोज कर लो कि वो पहले 30 सेकंड में ये जो रीडिंग है तो रेट ऑफ रिएक्शन ये कितना आ रहा है, सपोज करो ये आ रहा है 2.7 ये क्यूबिक सेंटीमीटर में रीडिंग दी हुई है, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर 2.7, ये फर्स्ट 30 सेकंड में। लेकिन जो सेकंड 30 सेकंड की रीडिंग है 30 से 60 के दरमियान, वो रीडिंग हमारे पास आ रही है अप्रॉक्सीमेटली, सपोज किया ये, यानी ये तकरीबन कोई 4.3 कर लो आप इसको, 4.3
तो देखो इधर 2.6 2.7 और फिर ये 4.3, और अगर आप इसका डिफरेंस निकालो तो क्या ये भी 2.7 ही बन रहा है, ये कम बन रहा है? देखो बेटा ये 2.7 और उसके बाद जो सेकंड रीडिंग हमने ली है इस जगह पर, तो वहां पर ये रीडिंग आई है 4.3। तो मैंने सवाल ये पूछा है कि फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आया है या नेक्स्ट 30 सेकंड के अंदर ज्यादा है, या उससे अगले 30 सेकंड के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा किस में आ रहा है भाई? फर्स्ट 30 सेकंड में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आ रहा है, उससे अगले 30 सेकंड में कम हो गया, उससे अगले 30 सेकंड में कम हो गया, उससे अगले 30 सेकंड में कम होता चला गया। सही है। तो इस तरह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो ग्रेजुअली इस तरह कम होता चला जा रहा है। तो यहां पर अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कंसिडर करेंगे। ये तो रीडिंग्स आ गई, क्या ये वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास अचीव हुआ है 2.7 पर 30 सेकंड, या इसको पर मिनट निकालना हो तो क्या करेंगे हम, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पर मिनट इसका रेट आ जाएगा, और इसी तरह से अगर पर आवर इसका रेट निकालना हो तो आप ये वैल्यू का निकाल लेंगे। आपको ये कहा जाए कि द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम इज 2.7 क्यूबिक सेंटीमीटर पर 30 सेकेंड। सो आप इसको कन्वर्ट करें इनटू पर आवर, तो पर आवर में इसको चेंज किया जा सकता है ना, बिल्कुल इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप देखो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है 2.7, ये पहले 30 सेकेंड का वो ज्यादा है, और उसके बाद वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम हो गया, उसके बाद वाला कम हो गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन है वो कौन से वाला होगा। पहले 30 सेकंड का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस एंजाइम का रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होगा, या नेक्स्ट, या उससे नेक्स्ट, या फिर जितनी रीडिंग्स ली थी उसका एवरेज। तो आंसर क्या होना चाहिए यहां पर कि ये जो एवरेज नहीं लिया जाएगा यहां पर फर्स्ट 30 सेकंड। व्हाई नॉट एवरेज? एवरेज जो है वो गलत हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि देखो ये जो अगले 30 सेकंड में रीडिंग कम होती गई थी ना, उसकी वजह ये थी कि यहां पर बहुत सारे सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम्स अराइज होना शुरू हो गए थे, यानी उसमें सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो गई थी, प्रोडक्ट जो जैसे वो वाटर एक प्रोडक्ट अंदर ही एक्यूमुलेट हो रही थी वो इंटरफेयर कर सकती है। तो इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स थोड़ी देर के बाद शुरू होने लग गए थे, जिसकी वजह से जो अगले 30 सेकंड्स में या अगले इंटरवल्स में रेट अचीव हुआ था वो आइडियल रेट नहीं था। लिहाजा किसी भी एंजाइम कंट्रोल्ड रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो उसके फर्स्ट इंटरवल में जो रेट ऑफ रिएक्शन अचीव होता है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन ये फर्स्ट 30 सेकंड वाला होगा। जी आमिर खान क्या कह रहे हैं आप? सर प्लीज इस पॉइंट को एक बार रिपीट करें। जी बिल्कुल। और आदिल आपका क्या सवाल है? सर आपने फर्स्ट इंटरवल का बताया था, तो फर्स्ट इंटरवल मतलब जितने भी मिनट सेकंड्स का हो या 30 का होना जरूरी है? जितना छोटा इंटरवल होगा उतना रीडिंग आइडियल कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप अगर पहली रीडिंग ही यहाँ पर 5 मिनट के बाद लेते हैं तो वो जो 5 मिनट में आपने पहली रीडिंग अचीव की थी ना वो कोई इतना ऑथेंटिक रेट ऑफ रिएक्शन वो शो ना करती। सही है। तो अगर आप उसके मुकाबले में 1 मिनट की रीडिंग लेंगे तो वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, और अगर और छोटी रीडिंग लेंगे यानी 30 सेकंड की वो और एक्यूरेट होगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इंटरवल जितना कम होता है ना रीडिंग्स के दरमियान उतनी रीडिंग आपकी एक्यूरेट आती है। ये एक्यूरेसी को बढ़ाने का एक तरीका होता है, तो ये भी पॉइंट आप माइंड में रखिए। जी बेटे, आमिर खान ने कहा कि इस फेनोमेनॉन को दोबारा बता दें। मैंने यहाँ पे सवाल एक उठाया था कि देखो हमने ये 30 सेकंड के इंटरवल से मुख्तलिफ रीडिंग्स ले ली और यूँ कर्व ड्रॉ किए, और हमें पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट 30 सेकंड में वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 2.7 पर 30 सेकंड, लेकिन उससे अगले 30 सेकंड का रेट उससे कम, उससे अगले का उससे कम। लेकिन अब हम अगर इस एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन शो करना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो मैंने सवाल ये रेज किया कि क्या हम तमाम रीडिंग्स जो हमने हासिल की उनका एवरेज ले लें, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होगा, या ये जो फर्स्ट 30 सेकंड का रेट ऑफ रिएक्शन है ये उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, या लास्ट वन वो रिप्रेजेंटेटिव होगा? अगर इस तरह ऑप्शंस आपसे पूछे जाएं तो आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट 30 सेकंड में आपने रेट ऑफ रिएक्शन अचीव किया है वो असल में उस एंजाइम का रिप्रेजेंटेटिव रेट ऑफ रिएक्शन होगा।
अगला क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगले 30 सेकेंड्स में या अगले इंटरवल्स में सिस्टम के अंदर डेविएशन आना शुरू हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं, इस वजह से उसकी कारकर्दगी वैसी नहीं रहती है जैसी कि होनी चाहिए थी। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट 30 सेकंड का जो रेट ऑफ वेरिएशन उसको रिप्रेजेंटेटिव मानेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम इफेक्ट स्टडी करते हैं मिसाल के तौर पर। अच्छा, पहले उससे पहले इस सवाल का ज़रा जवाब दे दें ताकि ये क्लियर हो जाए बात। रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय, तो कैसे मेजर करते हैं भाई बताइए? सी सर। सी, आइदर ए और बी, यानी या तो आप ये मेथड यूज करेंगे या फिर ये मेथड यूज करेंगे। आप दोनों का सम नहीं यूज करेंगे, ना इनका डिफरेंस यूज करेंगे, ठीक है। सो आइदर ए और बी, बोथ ऑफ देम भी अगर यहां ऑप्शन होता तो गलत हो जाता, वो आइदर ए और बी को आप प्रेफर करेंगे। सो दिस इज करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद देखिए रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, ये आंसर आ गया इसका। अच्छा, फैक्टर्स जो एंजाइम के ऊपर असरअंदाज होते हैं, तो अब हम उसका इफेक्ट स्टडी कर लेते हैं। उसमें 4 चीजें हमने डिस्कस करनी है, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच। तो पहले जरा एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट मुलाजा कीजिए। देखो ये हमने ये वही जो मैंने सेटअप अभी बताया था ना, उसी सेटअप को हमने लगाकर तो ये रीडिंग्स नोट की हैं। फर्स्ट 30 सेकंड के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन आए थे ना, ये वो हैं। फर्स्ट 30 सेकंड में हमने 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर कंसंट्रेशन यूज की एंजाइम की। एंजाइम के लिए हमने क्या चीज यूज की थी याद है? सेलेरी एक्सट्रैक्ट। सेलेरी एक्सट्रैक्ट। तो ये सेलेरी एक्सट्रैक्ट का 0.5 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये दरअसल उस एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। तो पहले एक्सपेरिमेंट में हमने ये कंसंट्रेशन यूज की, सेकंड एक्सपेरिमेंट में ये कंसंट्रेशन, थर्ड में ये, फोर्थ में ये। और तो जैसे जैसे आप सेलेरी एक्सट्रैक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली कैटालेस एंजाइम की क्वांटिटी बढ़ रही होगी, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही होगी, डेफिनेटली बढ़ रही होगी, ठीक है। तो हमने इस कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए ये रीडिंग्स नोट की, इस कंसंट्रेशन को ऑब्जर्व करते हुए ये रीडिंग्स ली। तो उसके बाद फिर हमने इसमें से ये जो फर्स्ट 30 सेकंड की रीडिंग्स थी, इनको यहां से दोबारा कलेक्ट कर लिया कि भाई इस कंसंट्रेशन में फर्स्ट 30 सेकंड की रीडिंग ये, इस कंसंट्रेशन में फर्स्ट 30 सेकंड की रीडिंग ये, इस कंसंट्रेशन में ये, और इन रीडिंग्स को लेकर हम एक और ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। देखो वो ग्राफ ऐसा होगा। देखो 0.5 में जो फर्स्ट 30 सेकंड वाली रीडिंग थी वो ये थी, 1 के अंदर जो रीडिंग आई है वो ये रखी है हमने, 1.5 में इधर, 2 पर इधर, यूं करके हमने ये जो ग्राफ बनाया। तो ये ग्राफ हमें इस तरह से बिल्कुल एक लीनियर कर्व शो करता हुआ नजर आ रहा है। लीनियर कर्व, इसको कहते हैं लीनियर कर्व। अगर ये जो ग्राफ लाइन होती है ना, इसको कर्व कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कर्व इस तरह से ऐसे करके यूं मुड़ी हुई हो। अगर ये कर्व बिल्कुल स्ट्रेट है तो इसको लीनियर कर्व कहा जाता है। और अदरवाइज अगर ये कर्व इस तरह से टर्न हो रही है तो उसकी स्टीपनेस चेंज हो रही होती है, ठीक है। तो अब देखो ये लीनियर कर्व आपके पास हासिल हुई है। तो ये जो ग्राफ है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीज हो रही है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन था, रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज होना है। यानी हमने यहां पर ये चीज खस की कि रेट ऑफ रिएक्शन of catalase is directly proportional to the concentration of enzyme। एंजाइम की कंसंट्रेशन के ऊपर ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बाकी जो कंडीशंस हैं वो आइडियल हो। मसलन यहां पर जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन, कांस्टेंट तो होगी लेकिन वो ज्यादा होनी चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन एंजाइम की कंसंट्रेशन से वो ज्यादा हो, ठीक है। या इसके लिए हम सम टाइम वर्डिंग यूज करते हैं कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन शुड बी अनलिमिटेड से वैसे मतलब ये निकलता है कि ये ना खत्म होने वाली कंसंट्रेशन, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्चुअल मीनिंग इस वर्ड का यह है कि जब भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन से ज्यादा होगी तो इसको अनलिमिटेड अज्यूम किया जाएगा, ठीक हो गया। तो ये अनलिमिटेड होनी चाहिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सेकेंडली यहां पर जो पीएच है वो कैसी हो?
ऑप्टिमम पीएच हो। ऑप्टिमम पीएच का कॉन्सेप्ट अभी आगे आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये आइडियल पीएच होती है किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर भी ऑप्टिमम हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो देखो एट ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर और at unlimited substrate concentration, the rate of reaction becomes directly proportional to the concentration of enzyme. ये वाली बात हमने ये इस सारी एक्टिविटी से लर्न की है, ठीक है। ये आपने इफेक्ट याद रखना है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? सो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, प्रोवाइडेड दैट द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट शुड बी ग्रेटर देन द एंजाइम, प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी ऑप्टिमम पीएच एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो तब ये जो फेनोमेनॉन है ये ट्रू साबित होगा, सही। और इसका ये जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। बाज़ वक़्त हम क्वेश्चन यूं देते होते हैं कि आइडेंटिफाई दैट विच ग्राफ शोज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपने ये याद रखना है कि जो एंजाइम कंसंट्रेशन को शो करने वाला ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा होगा कि उसमें ये लीनियर कर्व बनी हुई नजर आएगी। बेशक यहां लेबलिंग ना भी हो ना डायग्राम में, तो अगर आपको ग्राफ ऐसा करके दिखाया यूं लीनियर कर्व वाला, ये लाजमी एंजाइम कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। ना तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट इस तरह से शो होता है, ना ही जो दूसरे पीएच और टेम्परेचर के इफेक्ट्स हैं वो इस तरह से शो होंगे। उनके अलग अलग टिपिकल ग्राफ बनेंगे, वो अभी आगे चलकर आपको दिखाते हैं। तो इस ग्राफ को जरूर आप याद कर लें, समटाइम इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको ग्राफ आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद देखो कि दूसरा है इफेक्ट ऑफ, हाँ जी मिसबा आप क्या कह रही हैं? सर जो सेकंड पॉइंट था कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस व्हाइल वी इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन, तो सर उसमें हमने देखा था कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को सर अनलिमिटेड हमें करना पड़ता है। तो सर क्यों अनलिमिटेड करना पड़ता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। अनलिमिटेड से मतलब मैंने अभी समझाया है कि इसका लिटरल मीनिंग तो ये है कि ख़त्म ना होने वाली कंसंट्रेशन, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड का मतलब ये लिया जा रहा है, इस लफ्ज़ का मतलब हमने जो कंक्लूड किया वो ये है कि जब भी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम से ज़्यादा होगी तो तब आप एंजाइम को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास सबस्ट्रेट ही कम है, बहुत कम, और आप एंजाइम को बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट आएगा? फिर नहीं आएगा ना। इस वजह से जब आपने, समझ आई बात मेरी? जी सर जी। बिल्कुल। तो जब हम एंजाइम की कंसंट्रेशन का इफेक्ट स्टडी करते हैं तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमेशा ज्यादा रखा जाता है, सही है। बिल्कुल इसी तरह से अब आप देखिए कि इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, उसी तरह का हम एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे। वहां पर अब एंजाइम की कंसंट्रेशन को रखेंगे ज्यादा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को रखेंगे कम, और बाकी पीएच और टेम्परेचर को ऑप्टिमम रखेंगे, और फिर रीडिंग्स नोट डाउन करेंगे। और जब हम रीडिंग लेंगे तो उसके बाद फिर उनका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पर क्या नजर आ रहा है हमें कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, तो लेकिन उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो एंजाइम के साथ मीट करना शुरू कर देगी। यानी जितने आपने एंजाइम डाले हुए थे उनके साथ वो मीट करना शुरू कर देगी। पहले क्या था कि एंजाइम बहुत सारे थे और सबस्ट्रेट काफ़ी सारे थे, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो बहुत सारे एंजाइम बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और आप करते गए तो अब वो जो एंजाइम से वो इंगेज होना शुरू हो गए। अभी कुछ एंजाइम फ्री नहीं होते कि मज़ीद ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना पड़ता है, तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता पहले के मुकाबले में एंजाइम को सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और ज़्यादा करते जाते हैं तो एंजाइम को और ज़्यादा डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सबस्ट्रेट की जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन है वो खुद अफेक्ट कर रही होती है। देखो इसको यूँ समझ लें, मिसाल के तौर पर जैसे अगर कुछ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं तो एंजाइम को उन्हें तलाश करने में डिफ़िकल्टी नहीं हो रही और आसानी से वह पकड़े जा रहे हैं। जब वो ज़्यादा हो जाते हैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाते हैं तो एंजाइम
कि एक्टिव साइट पर वो फिट होने में खुद कंपीट करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो एंजाइम को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है उनको अपनी एक्टिव साइट पर अटैच करके कन्वर्ट करने में। इस वजह से ज़्यादा जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऐसी सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन जितना तेज़ी से पहले बढ़ रहा था उतना तेज़ी से अब नहीं बढ़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो कर्व है ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट है वो इस तरह की कर्व के अंदर रिप्रेजेंट किया जा रहा होता है। यहाँ पर वो इस तरह लीनियर कर्व नहीं बनेगी, सही है। तो यहाँ पर भी हम उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट प्रोवाइडेड दैट द एंजाइम कंसंट्रेशन इज ग्रेटर, ठीक है। यहां पर एंजाइम कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए और ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर हो, ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। तो ऐसी सूरत में ये जो आपने इफेक्ट यहां पे पॉइंट आउट किया है ये ट्रू साबित होगा। अगर ये कंडीशन नहीं है तो ऐसी सूरत में ये इफेक्ट नहीं आ सकता। तो और ये कब तक बढ़ता रहेगा ये इसी तरह से, यानी अनलिमिटेड ये इंक्रीज होगा या इनिशियली ये इंक्रीज होगा? तो एक्चुअली जस्ट ये इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, ऐसा नहीं है कि ये मुसलसल आगे ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, आखिरकार इसने कांस्टेंट हो जाना होता है, सही है। तो इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये दोनों ग्राफ्स आपने डिफरेंशिएट कर लिए, एक लीनियर कर्व आएगा तो आपने एंजाइम कंसंट्रेशन को ऑप्ट करना है, और अगर इस तरह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का पूछा जाता है तो ग्राफ इस फॉर्म में बना हुआ मिलेगा आपको। मैं भी आपको इस तरह का मॉडल क्वेश्चन दिखाता हूं तो उसमें आपको ये ग्राफ्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ये देखिए, इन द रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय एन एंजाइम which of the following graphs shows the effect of the substrate concentration on the rate of reaction? तो अब देखो क्या ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट शो कर रहा है ग्राफ, या ये शो कर रहा है, या ये तो कौन से शो कर रहा है? डेल्टा। तो हम बहुत आसानी से इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ्स को बहुत केयरफुली याद रखना है और इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, फिर आप इधर देखिए कि द ग्राफ शोज द प्रोग्रेस। जी आदिल, आप क्या कह रहे हैं? सर ये जो आपने भी हमें ग्राफ दिखाया है सर, मैंने जो हमारे जब 9th क्लास में ये एंजाइम्स पढ़ा था चैप्टर था सर, वो ये ग्राफ आगे जाके सीधा हो जाता है और वो सैचुरेशन का उन्होंने बताया था सर, वो इसी का हिस्सा है या वो अलग टॉपिक है सर? वो इसी का हिस्सा है ना। देखो ये जब आप देखो मिसाल के तौर पर, जैसे यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे कि आपने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते गए और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा था और यहाँ तक कि एक जगह पर आकर वो अब उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा, और आप अगर मज़ीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐड करते हैं तो ऐसी सूरत में फर्दर कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म होती। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे ऑक्यूपाइड हो गए हैं बाय द सबस्ट्रेट, और इस सिचुएशन को कहते हैं सैचुरेशन। इसको क्या कहते हैं? सैचुरेशन। यानी जितने भी एंजाइम उधर सिस्टम में मौजूद थे वो सारे के सारे एंजाइम जब ऑक्यूपाई हो जाते हैं सबस्ट्रेट के साथ तो उस वक्त मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो चुका होता है। और अगर उसके बाद भी आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इस सिचुएशन को कहते हैं सैचुरेशन, कि जितने भी एंजाइम्स थे वो सारे सैचुरेट कर चुके हैं सबस्ट्रेट के साथ, इसलिए अब मजीद सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। इस सिचुएशन को सैचुरेशन कहते हैं। जी आमिर। सर ये इक्विलिब्रियम पे और बियॉन्ड इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? हाँ जी, देखो जब ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है ना, सपोज हमने जितने एंजाइम्स यहाँ पे प्लेस किए थे और उतने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब आपस में मीट कर गई है तो रेट ऑफ रिएक्शन अब मैक्सिमम पे पहुंच गया है। और ये वाली जो स्टेट होती है जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम ये बराबर हो जाए टू द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई है तो इस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज अचीव्ड। अच्छा, अब जब आप इक्विलिब्रियम स्टेट को क्रॉस करते हैं, यानी जैसे अभी ये सिचुएशन में बता रहा था कि आपने मजीद सबस्ट्रेट ऐड कर दिया
और इक्विलिब्रियम स्टेट को क्रॉस कर दिया है, तो ये वाली जो सिचुएशन है अब ये सैचुरेशन कहलाएगी कि ऑलरेडी एंजाइम जितने भी थे वो सारे सैचुरेट कर चुके हैं और फर्दर कोई रेट ऑफ रिएक्शन अचीव नहीं हो रहा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम पे पहुंच चुका था अब वही रेट ऑफ रिएक्शन आगे कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वो आगे फर्दर उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है मैक्सिमम इट इज अचीव एट इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये जो कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन है ये कहां पे अचीव हो रहा है? बियॉन्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। बियॉन्ड का मतलब क्या होगा? आफ्टर द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। तो बियॉन्ड ये इक्विलिब्रियम ये रेट ऑफ रिएक्शन आएगा, उसे कहेंगे कांस्टेंट, और जबकि एट इक्विलिब्रियम स्टेट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर होगी बात? एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम बिकम इक्वल। अच्छा, तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आपने मुलाहिजा की। यहां पर अगर वो क्वेश्चन लेने से पहले एक और भी बात जहन में आ गई, इसको भी हम साथ इधर कवर करते जाते हैं। देखो, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमने पीछे नोट किया कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था। तो अगर हम यहां पे रीजनिंग करें कि व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, तो असल में एंजाइम की फॉर्म में एक्टिव साइट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा था। आप जितने एंजाइम ज्यादा करते जा रहे थे नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स बढ़ रही थी, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा था। तो यहां पर आप क्या रीजनिंग करेंगे कि बाय द इंक्रीज ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड एट अनलिमिटेड एंजाइम कंसंट्रेशन और ये पीएच वगैरह। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस क्यों का आंसर क्या होगा? दो मोर एक्टिव साइट्स को मिलेंगी कि एक्टिव साइट्स को जगह मिलेंगी सबस्ट्रेट को अटैच करने। यहां पर हम एक्टिव साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं करेंगे। एक्टिव साइट का रीजन तो एंजाइम कंसंट्रेशन वाले केस में देंगे कि एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से नंबर ऑफ एक्टिव साइट बढ़ रही थी, इस वजह से रेट बढ़ रहा था। यहां पर हम आंसर देंगे कि बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रीकर्सर्स आर इंक्रीज। एक्चुअली ये जो सबस्ट्रेट होता है ना, सबस्ट्रेट इट एक्ट एज अ प्रीकर्सर। प्रीकर्सर का मतलब होता है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए जो इनिशियल प्रोडक्ट होती है, इनिशियल जो सबस्ट्रेट होता है उसको प्रीकर्सर कहा जाता है। प्रीकर्सर, प्रीकर्सर का मतलब है रॉ मटेरियल, इन अदर वर्ड्स रॉ मटेरियल, यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ना, तो ये प्रीकर्सर वो गुड़ है। तो आप जितना ये प्रीकर्सर ज्यादा ऐड करेंगे उतनी फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा बनेगी, ये रॉ मटेरियल है। सो हम यहां पर आंसर इन द फॉर्म ऑफ प्रीकर्सर बताएंगे कि एक्चुअली बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन नंबर ऑफ प्रीकर्सर्स आर इंक्रीज, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। क्लियर? अब जरा ये आंसर करें। एक और सवाल है आपके सामने कि द ग्राफ शोज द प्रोग्रेस ऑफ द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, व्हाई डज द रिएक्शन स्लो डाउन। देखो ये वही बात हो रही है जो अभी हम कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा लेकिन फिर स्लो डाउन होना शुरू हो गया। जिस रफ्तार से पहले बढ़ा है उसके मुकाबले में आगे जाकर उसकी वो जो वेलोसिटी है वो कम होती चलेगी। तो रीज़न क्या है? द एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन बाय माल्टोज, जो माल्टोज होती है वो इसकी प्रोडक्ट होती है ना, तो क्या वो जो माल्टोज है वो यहाँ पर एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन कॉज कर रही है एंजाइम के साथ, इस वजह से, या द सलाइवरी अमाइलेज इज बिकमिंग डी नेचर, salivary amylase gradually denature होने लग गया। The salivary amylase is gradually becoming saturated with the starch. Yes sir. या फिर there are fewer and fewer substrate molecules left behind with the salivary amylase. सबस्ट्रेट तो हैं सर, सबस्ट्रेट तो हैं, एंजाइम खत्म हो गए हैं। तो यहां पर क्या होगा? salivary amylase gradually becoming saturated with the starch, वो सैचुरेट होना शुरू हो गया स्टार्च के साथ, या आहिस्ता आहिस्ता फ्यूअर और फ्यूअर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पर पीछे बचते जा रहे हैं और सलाइवरी अमाइलेज को एक्टिविटी नहीं मिल रही है। तो रीजन यहाँ पर क्या होगा? डेल्टा है, नॉट सी। एक्चुअली बेटे यहाँ पर क्या होता है कि ये वो जो सैचुरेशन वाली स्टेट है वो तो तब आएगी ना जब ये यहाँ पर वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचेंगे। ये तो कह रहा है कि यहाँ पर ये रेट क्यों कम होने लग गया है। हम यहाँ पर अभी इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहा है कि ये ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया। व्हाई डज द रिएक्शन स्लो डाउन, या ऐसा ऐसा स्लो डाउन क्यों हो रहा है? हम बात कर रहे हैं इस जगह की, या ऐसा ऐसा क्यों स्लो डाउन हो रहा है। हम ये इस जगह की बात नहीं कर रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इस जगह पर ये क्या हो रहा है कि एक्चुअली जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल शुरू में हमने डाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कंज्यूम होते जाएंगे तो उनकी कंजप्शन, उनकी कमी की वजह से
एंजाइम को फ्यूअर और फ्यूअर सबस्ट्रेट दस्तियाब होंगे, इस वजह से उसकी एक्टिविटी जैसे पहले थी उस जैसी नहीं रहेगी और एक्टिविटी रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी। सो द राइट आंसर इज डी इन दिस केस। ये वाली, हाँ जी, ये वाली स्टेट तब आती है जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाए और उसके बाद भी फर्दर ऐड कर रहे हो तो फर्दर कोई इंक्रीज ना आए। यहाँ पर अगर इस तरह की बात होती तो तब हम कहते हैं कि भाई वो सैचुरेशन अचीव हो गई है। अच्छा, अब जरा देखिए कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर? जी, तो टेम्परेचर को हम यहाँ पर इस तरह से डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि तीन टेम्परेचर के लिहाज से तीन कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पॉइंट आउट किए जाएंगे। एक है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर असल में उस टेम्परेचर को कहा जाएगा विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। यानी जैसे हमने कल भी बात की थी ना कि किसी फ्रोजन मीडियम के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, चूँकि सारी चीज़ें यूँ स्टिल होती हैं, कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है, लिहाजा कोई रिएक्शन भी परफॉर्म नहीं होगा, बेशक एंजाइम वहाँ पर मौजूद हो। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ा सा हीट देंगे और सिस्टम मेल्ट होगा और जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है कोलाइड करना शुरू करेंगे तो उनकी कोलिजन के साथ ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सो वो टेम्परेचर जहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा हो उसे मिनिमम टेम्परेचर कहते हैं। फिर इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता रहेगा, लेकिन एक खास टेम्परेचर पहुंचकर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो जाएगा एंड दैट टेम्परेचर वुड बी कॉल्ड एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, द आइडियल टेम्परेचर एट विच द एंजाइम कैन परफॉर्म देयर हाईएस्ट रेट ऑफ रिएक्शन। और फिर क्या होगा? मैक्सिमम टेम्परेचर यानी टेम्परेचर विच कॉजेज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम और लॉस द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम परमानेंटली। वो टेम्परेचर जहां पर आकर एंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाए और वो अपनी एक्टिविटी लूज कर दें, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो इस तरह से ये तीन कॉन्सेप्ट्स टेम्परेचर के हवाले से बयान किए जाते हैं। इसमें देखो हम यहाँ पर ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम अगर डिस्कस करें तो इसमें आप नोट करें कि ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज नॉट 40 तो उससे आगे है, ये जहां पर लाइन आकर ड्रॉप हो रही है, दिस इज एक्चुअली द 37, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहां पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो रहा है एंड दिस मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज वी मैक्स। इसे क्या नाम दिया जाता है? वी मैक्स। मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज वी मैक्स। V for velocity or max for maximum. So maximum rate of reaction is achieved at 37 degree centigrade which is the optimum temperature. जबकि यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर पॉइंट आउट नहीं किया गया क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर बहुत कम होगा। यहाँ पर देखो ये जीरो से हमने चूंकि स्केल बनाया तो अभी भी एक्टिविटी थोड़ी सी है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम तो और पीछे होगा कहीं। बहरहाल अच्छा, अब देखो ऑप्टिमम तक पहुंचने तक रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना। मिसाल के तौर पर ये जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन है वो ये है, सपोज किया उसको हमने x का नाम दिया, दिस इज x। तो एग्जैक्टली जब इस 10 डिग्री में फर्दर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन पहले से डबल हो जाएगा, यानी x का डबल कितना होगा? 2x। तो किस तरतीब से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है कि आफ्टर एवरी 10 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर causes double the rate of reaction। मेरी बात समझ में आ रही है कि देखो ऑप्टिमम पर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव हो रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे अब ये आप हीट इंक्रीज करते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। और इसका रिलेशन क्या होगा इसके साथ? कुछ इस तरह से होगा कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन पहले के मुकाबले में डबल हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये x था तो 20 के ऊपर ये कितना हो गया? 2x हो गया। 30 के ऊपर कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4x इज द डबल ऑफ 2x। समझ आ गई बात? तो उसके बाद फिर ये 4x से 8x कब होगा? इसका डबल कब होगा? सर जब अगला 10 डिग्री राइज आएगा। तो कितने पे? सर बल्कि नहीं सर 37 के बाद तो कम होना शुरू हो जाएगा, इससे आगे तो नहीं जाएगा। ये जो 4x पे रेट आ चुका है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ये कभी डबल नहीं हो सकता क्योंकि 37 पे मैक्सिमम अचीव हो जाना, उसके आगे इसने रेट ने आगे नहीं बढ़ना। अगर यहाँ पर ये कोई इनऑर्गेनिक रिएक्शंस होते तो वो फिर ये कर्व ऊपर चली जाती, लेकिन चूंकि ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, तो यहाँ पर ये कर्व इस तरह 37 के बाद डाउन होना शुरू हो जाएगी। वाई? बिकॉज
द एंजाइम्स आर थर्मोलेबाइल। आपको बताया था ना एंजाइम थर्मोलेबाइल होते हैं। थर्मोलेबाइल का मतलब क्या बताया था? हीट सेंसिटिव, थर्मोलेबाइल। तो ये अलग बात है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो इससे कहीं ज़्यादा होता है, उनका ये जो वी मैक्स है वो इससे कहीं हायर टेम्परेचर पर जाकर अचीव होगा। सही, तो ये एंजाइम थर्मोलेबाइल होते हैं। जी आदिल क्या कह रहे हैं? सर ये जो अभी आपने बैक्टीरिया की बात की सर, ये टैग पॉलीमरेज का उन्होंने 120 बताया हुआ है टेम्परेचर। तो सर उन्होंने कहा है कि उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो सेम टाइप के हैं जिस तरह नॉर्मल एंजाइम्स के हैं। तो सर फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है कि वो इतना ज्यादा टेम्परेचर बियर कर रहा है? उसमें अमाइनो एसिड की किस्म डिफरेंट होती है ना, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड मुख्तलिफ होता है। तो ये जो डिफरेंट काइंड की प्रोटीन्स हैं उसके अंदर कंपोजिशन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड देयर सीक्वेंस वो उस प्रोटीन की प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करते हैं, वेदर द प्रोटीन बिकम्स हीट सेंसिटिव और हीट स्टेबल। ठीक है, तो मुख्तलिफ प्रोटीन्स में टेम्परेचर को टॉलरेट करने की मुख्तलिफ सलाहियत होती है। आपने जैसे प्लांट्स में हीट शॉक प्रोटीन्स का भी आइडिया एक पढ़ा होगा सेकेंड ईयर के कोर्स में, कि वो हीट शॉक प्रोटीन्स जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है तो वो दूसरे एंजाइम्स के साथ जाकर वो एम्ब्रेस कर लेती हैं और उनको डीनेचर होने से रोक लेती हैं। तो इस तरह से प्रोटीन में बहुत हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने की भी सलाहियत होती है। सही है, तो ये उसकी कंपोजिशन पर डिपेंड कर रहा होता है। हाँ जी बेटा, तो आपने ये बात समझी सबने कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन हमने कहा कि हर 10 डिग्री के बाद डबल होता जाएगा, तो आप इस एक्साइटमेंट में यूँ डबल नहीं करते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा तो 30 पे जो रेट अचीव हो चुका था वो डबल नहीं होगा। आप ऐसा ना हो कि 40 फौरन से पिक कर लें, तो 40 तक तो पहुँचने की नौबत ही नहीं आनी है और रेट कम होना शुरू हो जाना है। तो देखो ये एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता, देखो ये आहिस्ता से ग्रेजुअली अब इसकी डीनेचरेशन शुरू हो रही है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, कंप्लीट डीनेचरेशन अचीव हो चुकी होती है। तो असल में यही वो मैक्सिमम टेम्परेचर है विच कॉजेज कंप्लीट डीनेचरेशन। दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर विच कॉजेज द कंप्लीट डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम। लेकिन अभी जहां पर आप देख रहे हो ऑप्टिमम के बाद स्लाइट डिक्रीज रेट अचीव हुआ है, अभी इस जगह पर डीनेचरेशन नहीं हुई। अभी इस जगह पर क्या हुआ कि रेट कम हो गया? इनएक्टिवेशन हुई होगी सर। इनएक्टिवेशन ये चीज नहीं होती। देखो इनएक्टिवेशन ये होती है जो मिनिमम टेम्परेचर से नीचे हो। जैसे अभी हमने कहा ना कि मिनिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर है वेयर एंजाइम स्टार्ट देयर एक्टिविटी। सही है, और बिलो मिनिमम टेम्परेचर एंजाइम क्या कर रहे होंगे? दे रिमेन इनएक्टिव। इनएक्टिवेशन वो चीज है। तो इनएक्टिवेशन ये मिनिमम टेम्परेचर से नीचे होती है, ना कि किसी और जगह पर। इस जगह पर इनएक्टिवेशन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन से डिक्रीज होगा। क्या होगा बेटे? रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हुआ है तो रीजन पूछ रहे हैं क्यों हुआ है? क्या एंजाइम ने जो सबस्ट्रेट पकड़ा हुआ था छोड़ दिया है, या एंजाइम और सबस्ट्रेट इतना तेज से कोलाइड कर रहे हैं कि वो अटैच नहीं हो पा रहे? क्या हो रहा है यहाँ पे? हीट के तेजी से कोलाइड कर रहे हैं। तेजी से कोलाइड कर रहे हैं। एक्चुअली हियर द रैंडम कोलिजन बिकम्स मोर देन सफिशिएंट। यहां पर जो रेट ऑफ रैंडम कोलिजन है, रेट ऑफ रैंडम कोलिजन, वो मोर देन सफिशिएंट हो गया है। रेट ऑफ रैंडम कोलिजन बिकम्स मोर देन सफिशिएंट, और इस वजह से यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम से नीचे आ गया है। हालांकि अभी डीनेचरेशन नहीं हुई, लेकिन थोड़ा सा मजीद टेम्परेचर बढ़ेगा तो अब कुछ एंजाइम फॉल्ट होना शुरू हो जाएंगे, डीनेचरेशन का आगाज होगा, लेकिन यहां पर आकर कंप्लीट डीनेचरेशन अचीव हो जाती है। ठीक हो गया? हाँ जी, तो इस तरह से आपने ये टेम्परेचर का इफेक्ट याद रखना है। देखो इस सवाल को यहाँ पे दिया हुआ, ये जो अभी आखिर में मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि ड्यू टू स्लाइट इंक्रीज इन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ एंजाइम इट्स एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बिकॉज, तो ऑप्शन है आपके पास, एंजाइम बिकम डीनेचर, या इट लूजेस द ऑलरेडी अटैच एंजाइम, या रैंडम कोलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज मोर देन सफिशिएंट, या बोथ बी एंड सी। सो व्हाट हैपेंस? रैंडम कोलिजन। हाँ जी, सी इज द राइट आंसर हियर। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो इस सवाल का आंसर दें कि इफ द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी इज वी मैक्स विच इज अचीव्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द रेट वाज हाफ वी मैक्स। ठीक है, हाफ वी मैक्स किसके ऊपर था? कोई समझ आ रही है बात आपको? सर
सी, आपने कहा कि ये 18.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होना चाहिए हाफ वी मैक्स। श्योर? सर डबल होता है ना सर, तो इसे 10 डिग्री माइनस कर दें। हाँ जी, तो फिर कितना होगा? सर 27 होगा तो नन ऑफ देम हो जाएगा। तो नन ऑफ देम होना चाहिए, एक्चुअली नन ऑफ देम। आप टेम्परेचर को हाफ ना करें, 37 का हाफ 18.5 है, ये गलत है आंसर। देखो जैसे हम ये कहते हैं ना कि हर 10 डिग्री के बाद रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है, इसी तरह से अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई किसी पॉइंट पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है उससे आधा कब होगा, तो आपने 10 डिग्री पीछे आ जाना है। देखो मैं इसको यहां पर दोबारा इस डायग्राम में डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने इधर x, 2x और 4x कहा है ना। सपोज हम अब सवाल ये बनाते हैं कि देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 4x है, तो बताओ 2x किस पर होगा? तो आप 30 से क्या करेंगे? 10 डिग्री कम करेंगे, दैट इज 20। ऐसा ना हो कि 30 का आधा करें यानी 15 गलत हो जाएगा। जैसे अभी आप कह रहे थे कि 37 से ये 18.5, वो गलत है आंसर। तो आपने 37 से 10 कम किया तो 27 पर हाफ वी मैक्स अचीव होगा। वी मैक्स इज अचीव्ड एट 37 एंड हाफ वी मैक्स इज अचीव्ड एट 27। और 1/4 वी मैक्स कहां पे अचीव होगा भाई? 1/4 वी मैक्स सर -20 डिग्री सेल्सियस कर देंगे। क्यों, क्या हो गया ओवरऑल में बेटा? ये वी मैक्स है, हाफ वी मैक्स से मैंने बात की है। हाफ वी मैक्स मैं यहां पे नोट डाउन कर देता हूं। देखो वी मैक्स इज अचीव्ड एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हाफ वी मैक्स है वो कहां पर अचीव हुआ? 27, यानी 10 कम कर दिए। और जो 1/4 वी मैक्स है वो कहां अचीव होगा? अब बताओ 22 ना, 10 कम करो ना भाई, 27 में से 10 कम करो तो कितने बनते हैं? सर 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो ये इसका हाफ हुआ, फिर ये इसका हाफ हो गया ना, ऐसे करके। ठीक है जी आदिल। सर ये यहाँ पे सर हैंग हो गया था, सॉरी सर, ये वाला क्वेश्चन दोबारा देखो बेटा मैंने यहाँ पर ये डिस्कस की है बात कि देखो ये वी मैक्स जो था 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अचीव हो रहा है ना, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इस मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन से हाफ यानी हाफ वी मैक्स, तो ये किस पर अचीव होगा? तो आप 10 डिग्री कम कर दें, 37 के बजाय 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर ये उससे हाफ कब होगा, यानी 1/4 वी मैक्स कब होगा? तो 10 डिग्री और कम कर दें, दैट इज 17। सर तो मैंने यही आंसर बताया था सर, मैंने कहा था -20 कर दें उसमें से। अच्छा, मैं समझा आप -20 डिग्री सेंटीग्रेड की आप बात कर रहे हैं, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं ये समझा था। जी बेटा, तो हमारी बात हो रही थी इस क्वेश्चन के हवाले से। तो इसमें देखिए आंसर फिर क्या बनेगा? नन ऑफ देम, क्योंकि यहां पर हाफ वी मैक्स का पूछा जा रहा है और हाफ वी मैक्स 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अचीव होगा, वो ऑप्शन यहां पे गिवन नहीं है, लिहाजा नन ऑफ देम। अच्छा, फिर आप इस सवाल का आंसर दीजिए कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम इन ह्यूमन बॉडी इज x एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर द रेट बिकम्स डबल। कब डबल होगा भैया? x के मुकाबले में 2x कब होगा? ये x अचीव हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो अब 2x कब होना चाहिए इसको? नन ऑफ देम, बिल्कुल, क्योंकि देखो अभी हमने बात की कि 30 के बाद 10 डिग्री अगर इजाफा किया जाए 40 हो जाता है, तो 40 पे तो रेट ऑफ रिएक्शन वी मैक्स से कम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन 30 पे अचीव हो चुका है वो डबल कभी नहीं होगा, तो नन ऑफ देम, इट नेवर डबल्स। अच्छा, अब ये सवाल देखिए कि अब बैक्टीरियम लिव्स इन हॉट स्प्रिंग at temperature 75 degree centigrade to 85 degree centigrade. Which graph represents the activity of enzyme found in these bacteria? यहाँ पर हमने टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाना है किसी ग्राफ के जरिए इन बैक्टीरिया में, तो कौन सा ग्राफ मुनासिब होगा? ये या ये? इसमें देखो ए और बी को तो हम एक्सक्लूड कर देंगे, वो क्यों? वो इस वजह से, हाँ जी बिल्कुल 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 मान लिया। अब देखो जरा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए और बी को क्यों एक्सक्लूड करेंगे? क्योंकि यहां पर ये रेट ऑफ रिएक्शन आगे कांस्टेंट होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि टेम्परेचर के केस में कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन आगे कांस्टेंट नहीं होता।
सही है। वो हमेशा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो उसने फिर ऑप्टिमम के बाद नीचे आना होता है। तो ये दो ग्राफ पॉसिबल थे, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ये इंडिकेट कर रहा है कि वी मैक्स इज अचीव्ड एट दिस पॉइंट, और ये इंडिकेट कर रहा है कि वी मैक्स इज अचीव्ड एट दिस पॉइंट। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया रह रहे हैं वो 75 to 85 वाले वाटर के अंदर रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जो वी मैक्स है, उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कहीं इस जगह पे फॉल करता होगा। तो इस वजह से ये वाला ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करे। सो डी इज देयर फॉर करेक्ट आंसर। सर अल्फा कंफ्यूज कर रहे हैं वैसे सर। अल्फा क्यों कंफ्यूज कर रहा है बेटा? देखो ये जो इस नहीं मतलब सर अगर हम ये ना सोचें कि वो स्ट्रेट होता है तो सर वो बिल्कुल 75 के ऊपर जाके वो खराब हो हाँ, रहा तो है सर। यही तो कंफ्यूजन दिखाई है यहाँ पे ग्राफ्स में कि जैसे कंफ्यूजन हो रही है, तो इसमें हो सकता है कोई बच्चा इस तरफ मूव करे और इसको ऑप्ट कर ले और गलत हो जाएगा वो। अच्छा, द ग्राफ शोज हाउ एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इन द एलिमेंट्री कैनाल वेरीज विद टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो टिपिकल टेम्परेचर का ग्राफ होता है वो कौन से वाला है ह्यूमन बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखो 4 ग्राफ बहुत इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चार्ली, सी इज द करेक्ट वन, गुड। तो इनमें कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल एक्यूरेटली इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है। नाउ द इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्टिमम टेम्परेचर की तरह ऑप्टिमम पीएच का कॉन्सेप्ट भी इसी तरह से कि सुटेबल पीएच विच इज रिक्वायर्ड बाय एंजाइम टू परफॉर्म इट्स मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन, उसको कहेंगे ऑप्टिमम पीएच। लेकिन अनलाइक द ऑप्टिमम टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी, जैसे सारे के सारे एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर काम करते हो, तो ये उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। लेकिन ऑप्टिमम पीएच तमाम एंजाइम की एक जैसी नहीं है, इवन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर जो ऑप्टिमम पीएच है वो वेरी करती है। ज़्यादातर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच 6.0 से 8.0 के आसपास होती है, इसके दरमियान होती है। लेकिन कुछ एंजाइम्स इससे बहुत ज़्यादा डिविएटेड पीएच पर भी काम करते हैं, जैसे पेप्सिन एंजाइम आप जानते हैं वो 2 पीएच के ऊपर काम करने वाला है, और इसी तरह से कुछ और एंजाइम्स हैं जो हाईली अल्कलाइन पीएच में काम करते हैं। इस ऑप्टिमम पीएच में जब भी चेंज आएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी मुतासिर होगी, और वो एक्टिविटी दो तरह से मुतासिर होती है कि ड्यू टू स्लाइड चेंज इन द ऑप्टिमम पीएच इसकी वजह से, और ड्यू टू एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच इसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होगी। मिसाल के तौर पर ड्यू टू स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी वजह से अमाइनो एसिड जो एंजाइम के अंदर मौजूद है वो आयनाइज कर जाएंगे, और आयनाइजेशन एक चूंकि टेम्परेरी इफेक्ट होता है, इस वजह से आर्जी तौर पर एंजाइम अपनी एक्टिविटी लूज करेंगे, बल्कि इसको लूज करने के बजाय हम यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे स्टॉप करेंगे वो, ठीक है। एक्टिविटी विल बी स्टॉप टेम्परेरली। लूज करने का तो मतलब है कोई चीज़ खो गई है ना, और जो खोई हुई चीज़ है वो कहाँ मिलती है वापस। तो यहाँ पर एक्टिविटी जस्ट स्टॉप हो रही है, और ये वापस रीगेन भी हो सकती है इफ दिस स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच इज रिकवर्ड। तो जो आयनाइजेशन हुई थी अमाइनो एसिड में वो रिवर्स हो जाएगी, और जब वो रिवर्स होगी तो एक्टिविटी विल बी रिज्यूम्ड। लेकिन ये जो एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच है ये बहुत डेंजरस है। It causes disruption of the bonding in the enzyme structure. Enzyme structure के अंदर bonding, especially ionic bonding, जो इस extreme change in pH की वजह से affect होती है, and this ionic bonding is essential for maintenance of tertiary structure of the enzyme. जो globular structures को maintain करने में ionic bonding बड़ी important role play करती है। जब वो टूटेंगे bonds तो ऐसी सूरत में enzyme becomes denatured, और एंजाइम परमानेंटली लूज इट्स एक्टिविटी। यहां पर वर्ड लूज मुनासिब रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से एंजाइम परमानेंटली अपनी एक्टिविटी लॉस कर देते हैं। तो आपने यूं मुलाहिजा किया कि जो हमने अभी मैक्सिमम टेम्परेचर की टर्म यूज की थी उसकी वजह से डीनेचुरेशन हो रही थी, और इसी तरह से एक्सट्रीम चेंज इन पीएच, ऑप्टिमम पीएच की वजह से भी ये डीनेचुरेशन मुमकिन है। और जबकि ये जो आप देख रहे हैं ना ये इनएक्टिवेशन हो रही है, दिस इज एक्चुअली इनएक्टिवेशन। जैसे वो टेम्परेचर लेस देन मिनिमम इनएक्टिवेशन कॉज कर रहा था, बिल्कुल इसी तरह से स्लाइड चेंज इन ऑप्टिमम पीएच कॉजेज इनएक्टिवेशन। सपोज कीजिए कि हमारे इधर सलाइवरी अमाइलेज होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है सलाइवरी अमाइलेज। आप जरा इमेजिन कीजिए कि वो जब हम कोई ब्रेड वगैरह खा रहे होते हैं सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट हो रहा होता है, और साथ साथ हम ये पेप्सी के सिप ले रहे हैं, और पेप्सी जो होती है उसकी जो पीएच है वो बहुत ही लो होती है,
तो वो जो सलाइवरी अमाइलेज है उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा जब आप बर्गर खाते हुए और पेप्सी के सिप ले रहे हैं उसके ऊपर, तो बेचारा सलाइवरी अमाइलेज तड़प रहा होगा उधर। और इसी तरह से ये सलाइवरी अमाइलेज जब हमारे थ्रोट से गुजर कर इसोफेगस से होता हुआ जब ये स्टमक में जाके गिरता है, तो आप ज़रा बता सकते हैं कि सलाइवरी अमाइलेज पे क्या असर होता होगा? क्या वो वहाँ पे जाके इनएक्टिव हो जाता है, या वो वहाँ पे जाके डीनेचर हो जाता है, या वो वहाँ पे जाके आर्जी तौर पर अपनी एक्टिविटी लूज़ करता है या स्टॉप करता है, या परमानेंटली लूज़ कर देता है? क्या होता होगा वहाँ पे? परमानेंटली लूज कर हाँ देते होंगे। जी, वो तो देखो 2 pH के ऊपर जब वो जाके एक्सपोज होगा, आपको पता है सलाइवरी अमाइलेज की ऑप्टिमम pH क्या है? 6.8। 6.8। ये आप देखो ये pH मुख्तलिफ एंजाइम की ये याद करने आपने, तो पेप्सिन की 2 है और सलाइवरी अमाइलेज की जो ऑप्टिमम pH है 6.8 है। सही, तो ये जब द 2 pH पे पहुंचेगा तो इसके साथ बहुत बुरी होगी। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है इफेक्ट ऑफ pH को, कि एक खास pH के ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन और उस pH से आगे और पीछे रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्मली डिक्रीज होगा और एक बिल्कुल आइडियल बेल शेप ग्राफ हासिल होगा। ऐसे ग्राफ को क्या कहते होते हैं? बेल शेप। व्हाट इज बेल? वो जो घंटी वो जो बिल्ली के गले में डाली जाती है ना घंटी, तो वो घंटी नुमा जो ग्राफ है, बेल शेप्ड ग्राफ, ये कौन से केस में डेवलप होता है? किस फैक्टर के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेल शेप ग्राफ बनेगा? तो आपने ये pH याद रखना है, ठीक है? अच्छा, तो ये pH सारी आप याद कर लेंगे। इस सवाल का जरा जवाब दें कि 5 ट्यूब्स कंटेनिंग कुक्ड एग वाइट आर सेट अप एज शोन। कुक्ड एग वाइट यानी ये जो अंडे की सफ़ेदी होती है ना पका के, वो हमने ये ट्यूब में डाल दी है, कुक्ड एग वाइट, और हमने ये प्रोटीएज सोल्यूशन, प्रोटीएज यानी ये वही जो पेप्सिन है उसका सोल्यूशन हमने डाल दिया ऊपर। तो ये गहरे कलर में, ये डार्क कलर में प्रोटीएज सोल्यूशन है और नीचे आपने कुक्ड एग वाइट, और यहाँ पर ये देखो pH सोल्यूशन, इधर आपने 2 pH सेट की है, इधर आपने 5 की है, इधर 8 की है, इधर 11 की और इधर 14 की है। तो आपके ख्याल में डाइजेशन किसके अंदर ज्यादा अच्छा होगा? प्रोटीन 2 के अंदर ज्यादा अच्छा होना चाहिए। सही है, इधर 5 के अंदर उसके मुकाबले में थोड़ा कम होगा, 8 में और कम, इधर और कम, यानी ग्रेजुअली ये डाइजेशन कम हो जाना चाहिए आगे। 2 पर आइडियल डाइजेशन होना चाहिए। अब जरा ये देखो, विच डायग्राम शोज द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोटीएज फ्रॉम द स्टमक से ये प्रोटीएज लिया है, तो इससे पता चलेगा कि 2 pH के ऊपर एक्टिविटी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो अब आप देखो कि यहाँ पर की दी है कि जो प्रोटीएज एंड और डाइजेस्टेड एग वाइट वो डार्क कलर में होगा, डाइजेस्टेड जो एग वाइट है, और जो अनडाइजेस्टेड एग वाइट है वो लाइट कलर में। तो आप देखो कि मैक्सिमम जो डार्क कलर है वो कौन सी pH पे अचीव नजर आ रहा है? इधर 14 पे दिखाया है और इधर ये 2 पे दिखाया है। 14 वाला तो गलत है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है, इसका मतलब हाँ जी, इसका मतलब है कि क्या ये जो डी ऑप्शन है ये दुरुस्त हो सकता है? कभी भी नहीं। नो सर, क्योंकि इधर 2 pH के ऊपर भी डाइजेशन मैक्सिमम है और 14 पे भी, तो 14 पे तो हो नहीं सकता, इस वजह से ये डी ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा, सी में भी इसी तरह से मैक्सिमम डाइजेशन दिखाया है और फिर उससे अगली pH पे थोड़ा कम, उससे अगली pH पे और कम, और फिर ये बिल्कुल ऐसे यानी ना होने के बराबर। तो इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है। और यहाँ पर इसने दिखाया कि भाई 2 pH के ऊपर डाइजेशन हो ही नहीं रहा, आगे जाके हो रहा है, ये रिवर्स दिखाया है, ये भी मुमकिन नहीं है। और इसी तरह से इससे दिखाया कि भाई 8 के ऊपर मैक्सिमम डाइजेशन हुआ और बाकियों में ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर मैक्सिमम होना चाहिए था, तो सी इज द राइट वन। ठीक है जी, तो ये था सारा इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। अब आखिर में छोटा सा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन, इसको जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। एंजाइम इनहिबिशन क्या चीज है? देखिए, any problem with enzyme activity due to the presence of certain agents is called enzyme inhibition। एंजाइम की एक्टिविटी के साथ जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो इसको एंजाइम इनहिबिशन कहा जाएगा, या फिर इसको दूसरे लफ्जों में यूं भी डिफाइन किया जा सकता है कि द फेनोमेनॉन इन विच एन एंजाइम फेल्स टू कैटलाइज अ रिएक्शन और शोज द रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज नोन एज एंजाइम इनहिबिशन।
तो इसमें जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो एजेंट्स इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, दोज आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। मसलन ये क्या चीज होती है, तो दे मे बी एंडोजीनस मॉलिक्यूल्स, यानी दे आर generated within the body, or they may be exogenous molecules, they come from outside, और ये रिएक्ट करेंगे एंजाइम के साथ, लेकिन इतने ढीठ होंगे कि ये कन्वर्ट नहीं होते इनटू प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट। इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी रिटार्ड हो जाती है। सच एजेंट्स आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। तो इसमें देखो ये जो इनहिबिटर्स हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स, इसकी अहमियत भी है। ये ऐसा नहीं है कि इसको हम बुरा जाने। इन जनरल आमतौर पर आप देखें तो एंजाइम इनहिबिशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विद इन द सेल, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो एंजाइम इनहिबिशन इज द पार्ट ऑफ दैट फीडबैक मैकेनिज्म। इस पॉइंट ऑफ व्यू से एंजाइम इनहिबिशन इज बेनिफिशियल फॉर अस। अभी वो फीडबैक इनहिबिशन आपको एक्सप्लेन करते हैं जो कि बेनिफिशियल है। बट ऑन द अदर हैंड जो एक्सोजीनस इनहिबिटर्स हमारे बॉडी में आते हैं बाहर से, दे ऑफन कॉज डिस्टर्बेंस इन अवर बॉडी, बट सम टाइम व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स कॉज इनहिबिशन इट मे बिकम डेंजरस फॉर द लाइफ, जैसे साइनाइड्स, ये एक्सटर्नल इनहिबिटर्स हैं, या समटाइम बाहर से कोई एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी की अपनी नहीं है, ये एंटी मेटाबोलाइट्स, पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो डेंजरस हो सकती हैं हमारे लिए। हाँ जी, तो इसमें आप देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑलवेज रिएक्ट्स विद एंजाइम ऑन इट्स एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के ऊपर हमेशा वो रिएक्ट करता है। कौन है वो? सबस्ट्रेट या इनहिबिटर या प्रोडक्ट या बोथ ए एंड बी या नन? व्हाट डू यू थिंक? बोथ एंड बी। क्या मतलब इनहिबिटर भी हमेशा एक्टिव साइट के ऊपर ही रिएक्ट करता है? हमेशा तो नहीं। हाँ, तो फिर तो ये लिखा हुआ यहाँ क्लियर कट, ऑलवेज रिएक्ट विद एंजाइम ऑन इट्स एक्टिव साइट। तो फिर आप इसको, हाँ जी, तो फिर ए होना चाहिए। वेल डन। सो द राइट आंसर इज ए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑलवेज वर्ड हटा कर इसकी जगह पे लिख दें कि मे रिएक्ट विद, तो ऐसी सूरत में फिर बोथ ए एंड बी भी नहीं, बल्कि ये प्रोडक्ट भी हो सकती है। वो कैसे भाई? देखो, प्रोडक्ट भी तो एक्टिव साइट के ऊपर ही बनी है, वो भी तो उधर ही अटैच्ड है। और फिर दूसरी तरफ देखो कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो इनहिबिटर के तौर पर भी एक्ट करती हैं। तो अगरचे वो प्रोडक्ट तो नहीं एक्टिव साइट पर बाइंड करेंगी, वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है, बट जब प्रोडक्ट बनेगी तो वो एक्टिव साइट पे ही बनेगी ना। तो अटैच होने की जब बात हो रही है तो इस तरह प्रोडक्ट को भी इंक्लूड किया जा सकता है इसके अंदर। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन बी अटैच ऑन एक्टिव साइट एट इट्स एक्टिव साइट? हाँ जी, तो एट इट्स एक्टिव साइट, तो यहां पर वही इसमें देखो प्रोडक्ट को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसे स्पेसिफिक आंसर नहीं है जो यहां पर अटैच करें। यहां पर ऑप्शन के अंदर ए, बी एंड सी होना चाहिए। ठीक है, यहां पे करेक्ट कर लें, ए, बी एंड सी। तो प्रोडक्ट कैन आल्सो बी अटैच्ड ऑन द एक्टिव साइट, वो उसी के ऊपर चूंकि बन रही होती है, तो इस वजह से प्रोडक्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इनहिबिटर्स आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। प्राइमरली इनहिबिटर्स को दो ब्रॉड क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है, एंड टू ब्रॉड क्लासेस आर कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। तो ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह से कि इनकी शेप ऑफ सबस्ट्रेट के साथ रिजेंबलेंस होती है, और उसी का फायदा उठाते हुए दे अटैच ऑन द एक्टिव साइट। चूंकि उससे मैच करते हैं, इस वजह से एक्टिव साइट पर ये अटैच कर जाते हैं, और सबस्ट्रेट को मौका नहीं मिलता, इस तरह से ये उनके साथ कंपीट कर रहे होते हैं। ये हमेशा रिवर्सिबल होते हैं, यानी अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो इन इनहिबिटर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ सच इनहिबिटर कैन बी रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, दे हैव नो रिजेंबलेंस विद द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, इस वजह से ये एक्टिव साइट पे भी बाइंड नहीं करेंगे। दे आर अटैच विद एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट, और वो जो अदर देन एक्टिव साइट है वो कहलाती है एलोस्टेरिक साइट। दे आर अटैच ऑन एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक। इस वजह से इस इनहिबिशन को, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन को एलोस्टेरिक इनहिबिशन भी कहा जाता है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन।
तो इसमें दो किस्म की इनहिबिटर्स होंगे, दे मे बी रिवर्सिबल और दे मे बी इरिवर्सिबल, यानी इनका इफेक्ट रिकवर किया भी जा सकता है और नहीं भी, यानी कुछ ऐसे हैं जो परमानेंटली एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देंगे और कुछ ऐसे हैं जो आर्जी तौर पर एंजाइम को ब्लॉक करेंगे। इनके इफेक्ट को जो रिवर्सिबल टाइप के हैं, द इफेक्ट ऑफ ओनली रिवर्सिबल इनहिबिटर कैन बी रिवर्स बाय एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग दैट रिएक्ट विद द इनहिबिटर टू रिमूव देम फ्रॉम द एंजाइम। इस तरह से इफेक्ट को हम यहां सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा के इफेक्ट को कम नहीं कर सकते इस केस में, सही। अच्छा, ये यहां पर इसका मोड ऑफ एक्शन शो किया कि यहां पर आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि चूंकि एक्टिव साइड के ऊपर इनहिबिटर बाइंड कर रहा है तो इसका मतलब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, और दूसरी तरफ इस जगह पर आप देख रहे हैं कि ये इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइड बाइंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइड, और उसकी वजह से ये जो असल सबस्ट्रेट हैं उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं है। द एक्चुअल सबस्ट्रेट्स कैन बाइंड ऑन द एक्टिव साइड और मे नॉट बाइंड ऑन द एक्टिव साइड। क्यों, दो पॉसिबिलिटीज हैं, अगर तो ये इनहिबिटर इसकी शेप को डीफॉर्म कर देता है टेम्परेरली तो फिर तो सबस्ट्रेट अटैच नहीं कर पाएंगे, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर से इस एक्टिव साइड की शेप डीफॉर्म नहीं होती है, एंजाइम का सबस्ट्रेट अटैच कर जाता है लेकिन उसकी जो कैटालिटिक साइड है वो ऑपरेट नहीं होती, तो इस तरह से भी इनहिबिशन परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर दो किस्म के होते हैं, वो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो डीफॉर्म कर देंगे वो असल में इरिवर्सिबल टाइप के होते हैं, और जो एक्टिव साइड को इंटैक्ट रखते हैं, उसको डीफॉर्म नहीं करते, उसकी शेप को बरकरार रखते हैं, वो दरअसल रिवर्सिबल टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इनका बिहेवियर याद रखना है। इस हवाले से आप इस सवाल का जवाब दें कि ऑल द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक्सेप्ट, तो उसमें ये वाली बात अभी हमने पढ़ी, ये भी दुरुस्त है, अटैच ऑन एक्टिव साइड ये भी दुरुस्त है, दे मे बी रिवर्सिबल है, ये दुरुस्त नहीं है, ये उसकी, हाँ जी बिल्कुल, ये हमेशा रिवर्सिबल होते हैं कम्पिटिटिव, तो ये गलत होगी बात और यही आंसर है, सही। अच्छा, एक और सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो अब इसमें देखिए बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कम्पिटिटिव के मुतालिक हैं, सिर्फ ये नॉन कम्पिटिटिव के मुतालिक, और यही आंसर बनेगा यहाँ पे। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर, दोनों में कॉमन कैरेक्टर क्या है या कोई कॉमन नहीं है। डी, दे रेस्ट्रिक्ट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल ये एंजाइम की एक्टिविटी को दोनों ही रिटार्ड जरूर करते हैं, देयरफॉर द डी इज द राइट वन। एग्जाम्पल देखिए, कम्पिटिटिव इनहिबिशन की एग्जाम्पल हमारे पास बुक्स में गिवन होती है। एग्जाम्पल वो शायद डायग्राम यहां पर नहीं आई, तो एग्जाम्पल आपने ये याद रखना है, दैट एग्जाम्पल इज मेलोनेट, शायद ये आगे दी हुई है, देखो यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो एक्चुअली दिस इज मेलोनेट, मेलोनेट इज अ कम्पिटिटिव इनहिबिटर। मेलोनेट कैसे ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, हमारे बॉडी के अंदर एक रिएक्शन, उसमें ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन है जिसमें सक्सीनेट इज चेंज इनटू फ्यूमरेट, और इस रिएक्शन के अंदर ये एंजाइम इन्वॉल्व है जिसका नाम है ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। आपको याद है ये सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन की रिमूवल के लिए कौन सा कोएंजाइम यूज करता है, डू यू नो। क्रेब्स साइकिल अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो वहां पर सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज के साथ इसका कोएंजाइम भी मेंशन है, दैट इज एक्चुअली FAD, रिमेंबर FAD। तो विद द हेल्प ऑफ FAD it can remove hydrogen from the succinate and convert it into the fumarate, but sometimes this malonate interferes with this activity, or if the malonate is attached on the active side of the succinate dehydrogenase तो succinate बेचारा मुंह देखता रह जाएगा और इस तरह से ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, Krebs साइकिल स्टॉप हो जाएगी और इस तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली द इनहिबिटर मॉलिक्यूल। अच्छा, ये जो कम्पिटिटिव इनहिबिशन है इसकी एक सिग्निफिकेंस आप याद रखो कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन दरअसल लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करता है। कम्पिटिटिव इनहिबिशन
actually it shows the substance which are similar to the substrate are not acted upon by the enzyme. यानी वो एक्टिव साइट पर बाइंड तो कर जाएंगे लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे. ये कंपिटिटिव इनहिबिशन से ये बात जाहिर हो रही है. और इसी तरह से कंपिटिटिव इनहिबिटर को एज अ ड्रग भी यूज किया जाता है टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजेंस. मिसाल के तौर पर ये जो सल्फोनामाइड किस्म की एंटीबायोटिक्स हैं, दे आर डिजाइंड ऑन दिस प्रिंसिपल. जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स होते हैं उनके इनहिबिटर्स के तौर पर हम कुछ कंपाउंड्स को एज अ एंटीबायोटिक यूज करते हैं, और जब वो पेशेंट लेता है तो उनके अंदर मौजूद वो बैक्टीरिया बेचारे इन इनहिबिटर से हलाक हो जाते हैं. तो ये कंपिटिटिव इनहिबिशन की आपको यूजफुलनेस बताई है. दिस इज एक्चुअली यूजफुलनेस. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स द लॉक इन की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन? कंपिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कंपिटिटिव, शेप ऑफ एक्टिव साइट या फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स? तो क्या चीज ए? तो ये अभी हमने बात पढ़ी है, इस वजह से आप बिल्कुल इजीली इसका आंसर दे रहे हो. तो ये बातें याद भी रखनी है, ठीक है. हाँ जी, आखिर में एग्जांपल ऑफ नॉन कंपिटिटिव इनहिबिशन जो रिवर्सिबल टाइप का इनहिबिशन है, इसकी एग्जांपल है फीडबैक इनहिबिशन. फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली कैसा मैकेनिज्म है इन विच द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट. यानी एक प्रोसेस है, दिस इज अ प्रोसेस एंड this is the product of the process. Sometimes this product influence upon the process. तो ये दो तरह का influence है कि due to the product the process may be accelerated और due to the product the process may be inhibited. अगर तो product की वजह से process fast हो जाए तो इस interaction को क्या कहेंगे? पॉजिटिव फीडबैक. और अगर प्रोडक्ट की वजह से प्रोसेस रिटार्ड हो जाए तो इस इंटरेक्शन को कहेंगे नेगेटिव फीडबैक. सही. तो यहां पर हम ये जो फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक इनहिबिशन देख रहे हैं, ये नेगेटिव फीडबैक है बेसिकली. इस नेगेटिव फीडबैक में ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक में आप देखें क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस क्वांटिटेटिवली इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोसेस. हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन एक्सेलरेट द प्रोसेस. लेकिन इन द नेगेटिव फीडबैक द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस क्वांटिटेटिवली डिक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस. यानी हाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इनहिबिट द प्रोसेस. सो यहां जो हम फीडबैक इनहिबिशन देख रहे हैं वो नेगेटिव फीडबैक है. जैसे ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है. एस्पार्टेट इज अ काइंड ऑफ अमाइनो एसिड. दिस इज एक्चुअली एन अमाइनो एसिड. थ्रियोनिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अमाइनो एसिड. थ्रियोनिन एस्पार्टेट से प्रोड्यूस होता है आफ्टर 5 रिएक्शंस. जब तक थ्रियोनिन की बॉडी को जरूरत है दिस पाथवे रिमेन्स कंटिन्यूड. और जब इस थ्रियोनिन की यूटिलाइजेशन खत्म हो जाती है, आगे जरूरत नहीं होती इसकी, अगर उस वक्त भी ये पाथवे जारी रहे तो थ्रियोनिन ओवर एक्यूमुलेट कर जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ऐसी सूरत में थ्रियोनिन मॉलिक्यूल ये इस पाथवे का जो सबसे पहला एंजाइम है उसकी एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाकर बाइंड करेगा और इस तरह से इसकी जो एक्टिव साइट है, अब अगर इसके ऊपर एस्पार्टेट अटैच कर भी जाए तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता क्योंकि एलोस्टेरिक साइट पर इसके अटैचमेंट से जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी थी इसकी वो स्टॉप हो गई है और यूं ये रिएक्शन यहाँ पे इनहिबिट हुआ और पूरा पाथवे रुक गया. सो दिस इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन. ये रिवर्सिबल टाइप का फीडबैक इनहिबिशन है क्योंकि जब ये सारी प्रोडक्ट खत्म होगी तो दिस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल विल आल्सो बी रिमूव्ड और पाथवे रिज्यूम हो जाएगा. लेकिन जो इरिवर्सिबल टाइप के इनहिबिशंस होते हैं वो अभी आपको बताते हैं. इस सवाल को देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट शोज द फीडबैक इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम. कैसे पता चलेगा? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स से या रिएक्शन बिटवीन एंड प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे एंड इट्स फर्स्ट एंजाइम या द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स या फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो किसके जरिए पता चलता है फीडबैक इनहिबिशन का? या इनमें से कोई भी हमें इंडिकेट नहीं कर रहा. तो एक्चुअली द राइट आंसर इज बी, क्योंकि एंजाइम और उसकी प्रोडक्ट के दरमियान अगर ये रिएक्शन हो और रिएक्शन इनहिबिट हो जाए तो ये फीडबैक इनहिबिशन की अलामत है. नॉन कंपिटिटिव इरिवर्सिबल टाइप के जो इनहिबिटर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि दे बाइंड विद, जैसे इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं. ये एक पॉसिबिलिटी है जैसे ये साइनाइड टाइप की ये जो पॉइजन्स होते हैं, दे बाइंड विद आयरन कंटेनिंग प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. ये साइनाइड का मोड ऑफ एक्शन है.
और जबकि दूसरे जो हैवी मेटल्स, साल्ट्स ऑफ द हैवी मेटल्स के जो साल्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जैसे मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, इस तरह के जो हैवी मेटल्स हैं ये क्या करते हैं, दे कंबाइन विद सल्फ हाइड्रल ग्रुप ऑफ सर्टेन एंजाइम एंड कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और ये भी दरअसल टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग फोर्स है, तो इनकी वजह से इस तरह डीनेचुरेशन हो जाएगी। यानी साइनाइड होगा तो वो इस तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ एंजाइम को जाके अफेक्ट करेगा और एंजाइम को डीनेचर कर देगा, और हैवी मेटल्स हैं तो वो इस जगह पर इंटरेक्ट करेंगे। यानी दोनों केसेस में एंजाइम बिकम डीनेचर्ड और इस तरह से एक्टिविटी उसकी परमानेंटली लूज हो जाएगी। जी, तो आखिर में अब इस सवाल का जवाब दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम? मैक्सिमम टेम्परेचर, या एक्सट्रीम चेंज इन ऑप्टिमम पीएच, या इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, या ऑल ऑफ देम, या नन ऑफ देम? All of them are actually responsible for this damage. तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस तरह एंजाइम का पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बायोएनर्जेटिक्स का यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.